सिन्हा साहब क्या कहेंगे, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूच कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ये कभी भी पाकिस्तान को इवन ब्रिटिशर्स ने नहीं देखे गए। वो वकील हुआ करते थे जिन्ना साहब बलूचों के, और उन्होंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको अपने में जोड़ लिया और झूठ बोल करके कि हम आप करेंगे, आपका कोई आप एक ऑटोनमस स्टेट होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज शरीफ सिर्फ कश्मीर का रोना रोकर पाकिस्तान की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे छुपा लेंगे? 1947 से लेकर आज तक देखिए, जब भी कुछ होता है तो कश्मीर की राग अलापते हैं। 5 अगस्त को पहली बार ये कहा पीओके तो लेना ही है और हम इसको लेंगे ही, और उसमें हम अक्साई चीन भी हमारा है। जो हम पीओके की बात करते हैं, सस्काम वैली भी हमारा है। जैसे मैं फिर आपको देता हूँ, वो कहता है कि लद्दाख हमारा है। मैं तो पाकिस्तान के अंदर लड़ा हूँ, वो क्योंकि उनके जवान पकड़े गए थे, हम उनके डेड बॉडीज़ लेके आते थे, तो हमारी जब बातचीत होती थी तो वो कहते थे हम तो तैयार हैं आपके साथ आके मिलने के लिए। बांग्लादेश लिबरेट होकर के भारत के साथ भी मिला सकते थे, क्योंकि भारत का हिस्सा है ना। आप बांग्लादेश बोलें या ईस्ट पाकिस्तान बोलें, हमारे से काट के दिया गया था, और मेरे खुशी से नहीं, मेरे बाप दाओं की खुशी से नहीं गया था। उसको किसी ने डिज़ाइन इंडिया को बांटने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में करने के लिए वो करके गया। मैं एज ए मिलिट्री मैन नहीं जस्टिफाई करता इन चीज़ों को। आप उसको पाकिस्तान बेचे, हम खरीद सकते हैं। इस वक्त हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि बलूच विद्रोही कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान को काफी परेशान कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेन हाईजैक तक हो जाती है। छुपाने की कोशिश कई चीजों को पाकिस्तान करता है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्योंकि दुनिया कई सवाल पूछ रही है, और उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हम करेंगे। खास मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सिन्हा साहब, क्या कहेंगे, बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अब या तो ये कह लीजिए कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। देखिए हर्ष, जो पाकिस्तान में अभी स्थिति है 2025 के अंदर में, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है उसकी। बलूचिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं, बलूच कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जब बंटवारा हुआ, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग था, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान, ये नैरेटिव है, क्योंकि हमारा हिस्सा है ना। किसी ने काट करके, हमारे इच्छा से तो नहीं गई, बाय फोर्स ये हुआ है। और उस समय जो भी थे रिस्पॉन्सिबल, वो उन्होंने क्यों किया वो जानते हैं, मगर मेरे अनुसार वो गलत था। अभी आप बलूचिस्तान 1947-48 में, पाकिस्तान भी 47 में बना है, 48 में बाय डिज़ाइन, और आपको जिन्ना साहब ने, जो कायदे आज़म बोलते थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बाई एक डिसीट, जो उनका धोखे की उनकी इनकी फितरत है, वो करके उसको अपने साथ ले आए। और कुछ बलूच के उन गद्दारों को ही कहिए, जो बलूच कम्युनिटी की, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ये कभी भी पाकिस्तान को इवन ब्रिटिशर्स ने नहीं देखे गए। ये तो वो वकील हुआ करते थे जिन्ना साहब बलूचों के, और उन्होंने उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको अपने में जोड़ लिया और झूठ बोल करके कि हम आप करेंगे, आपका कोई आप एक ऑटोनमस स्टेट होंगे, इस तरह की बातें हुई थी। और वो भोले भाले लोग, क्योंकि वहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान, आज हम बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की अभी संरचना है, उसमें 44% टेरिटोरी, सोचिए 50% से 44% बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो टोटल आज 25 करोड़ की है। तकरीबन 1.3 के आसपास की आबादी बलूचिस्तान की, इसको बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का आज के दिन का 80% से भी ज़्यादा जो हम रेयर अर्थ मटेरियल है, आपके सोना है, चांदी, इसकी खदानें हैं, तेल है, ये सारे के सारे बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। और वो उसमें डेवलपमेंट के नाम पे एक रेलवे लाइन है, आपने अभी रेलवे का जिक्र किया, जो जफार एक्सप्रेस की बात हुई,
एक रेलवे स्टेशन जो कि एक्चुअली रावलपिंडी से आती है और क्वेटा को जाती है। हाँ, क्वेटा में, क्योंकि ये चीज़ समझना है, दिस आर फैक्ट्स। क्वेटा में पाकिस्तान की एक डिवीजन है, 12 कोर है, एक कोर उन्होंने लगाया, क्वेटा स्टाफ कॉलेज है और जो मिलिट्री। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो केवल अभी जो सी पैक आ रहा है वो यदि आप क्वेटा से नीचे लेकर के गोदार तक जो जाती है, ये एक उसमें रेलवे लाइन नहीं है अभी, केवल वो केवल रोड है। और फिर उन्होंने एक पोर्ट अभी जो बनाया है गोदार के अंदर, जो चाइनीज़ का 91% का है और पाकिस्तान का 9% का है, जो अभी वहाँ एयरपोर्ट खोले, एक भी एयरक्राफ्ट अभी लैंड नहीं हुई है, चाइना के इससे पैसे लेकर के उन्होंने किया है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, जो बलूचिस्तान के अंदर में जो लोगों के अंदर में क्या है, उन्होंने 5 एक उसका पीरियड्स है। यदि आप 1947 से लेकर लें तो इवन 48 के बाद 48-49 से जो शुरू हुआ था, 5 चक्र चला है उसके। कभी वो ऑटोनॉमी मांगते थे, फिर उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। 5 चक्र चला है। जो अब इस वाला चक्र चला है, जो ये अभी है, ये जो सबसे छठा चक्र चल रहा है और ये कि बहुत इंटेंसिव है। और आप देख रहे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी का तो नाम आता है, बट बलूच लिबरेशन आर्मी के अलावा उसके धड़े हैं, 5 धड़े हैं, जिसमें रिपब्लिकन आर्मी है, वो सारे के सारे पहले एक बार इकट्ठे हुए हैं। और बलूच लिबरेशन आर्मी का एक और दूसरा कारण है, जो तालिबान हैं जो अभी सत्ता में है अफ़गानिस्तान में, अमेरिका को जाने के बाद आए हैं। इसके पहले पाकिस्तान ये मानता था कि अफ़गानिस्तान उसका भारत के अगेंस्ट में स्ट्रैटेजिकल डेप्थ है, वो उसका इलाका है। जदर ज़रूरत पड़ती है, जब इंडियन आर्मी यदि वहाँ पहुँचती है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ का काम करेगी, जो कि आपने देखा जिस तरह से हुई उनके खास करके जाने के बाद 2020 के बाद जो चीज़ें बदली हैं अफ़गानिस्तान में, 2021 से जब चीज़ें हुई हैं, जिस समय इमरान खान साहब सत्ताधारी थे, उन्होंने तो कहा था कि हमने जो गुलामी की जंजीर काट दी अफ़गानिस्तान के, हकानी नेटवर्क उन्होंने एक्टिव कर दिया। तो आज के संदर्भ में ये छठा जो चक्र है उसके लिबरेशन का, ऐसा लगता है कि पहली बार अब आप देखिए इतना बड़ा जो जफार एक्सप्रेस के ऊपर में, क्योंकि वो उसमें फौजी 100 के आसपास फौजी थे और 30 के तो वो हम एम्यूनिशन के साथ थे, वो मारे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी देता नहीं है करेक्ट फिगर। इसके अलावा नॉक्सी आपको याद होगा, ये जो बॉर्डर पड़ता है अफ़गानिस्तान की, डूरल लाइन कहते हैं, 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर उसका जो पूरा का पूरा है डूरल लाइन। और यदि आप बलूचिस्तान को देखते हैं तो अफ़गानिस्तान से उसकी बॉर्डर लगती है और ईरान से लगती है, ईरान का भी बहुत बड़ा ये है। तो ये तो आप देखिएगा ईरान से, और जो BLA है या बलूच लोग हैं, क्योंकि ईरान में भी हैं और अफ़गानिस्तान में। तो ये जो बलूचिस्तान की सरकमना वो जो करते हैं एक स्टेट का कार्विंग आउट, वो इतनी बड़ी संरचना करते हैं। मगर पाकिस्तान में चीज़ें जिस तरह से बदली हैं, और फजलुर रहमान साहब आपने सुना होगा कि उनके बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तो कहा है कि वहाँ पर मेरे हिसाब से 37 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6-7 ने लिबरेट अपने को कर लिया है। लिबरेट मीन्स मोर और लेस। और पाकिस्तान खास करके जो कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ था, टोटल 7 गाड़ियाँ जा रही थी, 7 गाड़ियों में 2 गाड़ियों जो कि मेरे ख्याल से इट वाज अबाउट 57 और 58 ऐसा कुछ कहते हैं, सिटर्स दोनों ख़त्म कर दिए गए हैं और काफ़ी नफरी मारी गई है। तो बलूचिस्तान के अंदर में जो पाकिस्तान जो मिलिट्री है वो ऑपरेशंस नहीं करती है, पहले भी नहीं करती है। वहाँ के लोगों को या तो वो अपने अटैक हेप्टर्स, एयर पावर और बड़े तरीके से या लोगों को पकड़ लिया, उनको प्रताड़ना की, उनको गायब कर दिया, ये चीज़ें करती रहती हैं। इसके कारण बलूच, ये तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान का डो का मोरलेस बंटवारा डी फैक्टो एक कहते हैं ना, बंटवारा हो चुका है। अच्छा, के सिन्हा साहब कहते हैं कि 2 दुश्मन अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। बलूच विद्रोह ही की हम जिक्र कराए हैं विद्रोहियों का। अगर मैं TTP का भी जिक्र करूं, क्योंकि TTP ने जो सौगंध खाई है पाकिस्तान को तबाह करने की, हमने पिछले दिनों भी देखा है किस तरीके से तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान की। क्या लगता है आपको बलूच विद्रोही और TTP का अगर एक साथ आना हुआ तो किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान होगा?
देखिए हर्ष, जो आप बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की और बलूच, तो बलूच लिबरेशन एंड बलूच के सारे फैक्शन जो अभी वो उसको मिलिटराइज्डली एक तरह हो गए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये खास करके ये एक्टिव हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, जो आप मिलिटरली या स्ट्रेटजिकली आप देखेंगे तो वजिरिस्तान का इलाका है, वजिरिस्तान नॉर्दर्न सदर्न एंड नॉर्दर्न वजिरिस्तान, उसके बाद फाटा पड़ता है। और यही आपका आपने सुना होगा स्पिन बोल्डक का, स्पिन बोल्डक सुना होगा, जो क्वेटा से अफ़गानिस्तान के पास जाता है, जो बॉर्डर का जगह है उसको स्पिन बोल्डक बहुत इन पर, और कोहराम एक क्रॉसिंग है। इन जगहों पे आज के दिन में ये टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी मोर, क्योंकि ये ऑपरेट इनका सेफ हेवन है, ऐसा पाकिस्तान भी कहता है। अब वो अफ़गानिस्तान के बेसिस से, जहाँ का तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो पूरा इलाका आपका पढ़ते हैं, और दूसरा जो है वो आपका बलूच के जितने भी फैक्शंस हैं वो ऑपरेट करते हैं, और वो आते हैं ये स्पिन बोल्डक से, इसी रास्ते से आते हुए आते हैं। और वही उन्होंने जब जफार एक्सप्रेस पे काम किया तो कह रहे थे 33 उन्होंने बलूच लिबरेशन फोर्सेस को मारा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल। वो आप जैसे पेशावर में आप सुनते हैं कि पेशावर के अंदर में, और जो ये ट्रेन जा रही थी पेशावर ही जा रही थी, तो घूम कर जा रही थी। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब बात करता है तो वो बात करता है कि जो इंडस रिवर है इसके साथ में पख्तूनिस्तान का अलग मांग है, बलूचिस्तान का अलग मांग है, ग्रेटर पख्तूनिस्तान भी उसका कुछ वो कहते हैं, और उसमें तालिबान दोनों शामिल हैं। जो अफगानिस्तान तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आज के दिन में उनको उसका बहुत बड़ा, उनकी एक परिकल्पना है कि इंडस रिवर तक ये पाकिस्तान को, जिसमें बलूचिस्तान अलग कार्व आउट होगा, पाकिस्तान अलग कार्व आउट होगा, गिलगिट बाल्तिस्तान इसके ऊपर है, पीओके का इसका इलाका अलग है, खैबर पख्तूनख्वा। तो आप बहुत सही कह रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि इस्लामिक शरिया के अनुसार चलेगा। एक मेरा सवाल कश्मीर पे रहेगा खास तौर पर, क्योंकि शहबाज शरीफ से मीडिया का कोई भी पर्सन सवाल पूछता है या फिर वो कहीं जाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के मसले पर जवाब ना देके कश्मीर के मसले पर जवाब ज़रूर देते हैं। हाल ही में भी उन्होंने कहा कि हाँ, कश्मीर को लेकर जो भारत कर रहा है वो पॉलिसी ठीक नहीं है और इस इशू को दुनिया को उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज शरीफ सिर्फ कश्मीर का रोना रोकर पाकिस्तान की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसे छुपा लेंगे? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट टाइम जो है गवर्नमेंट वाइज, ये तो ये नवाज शरीफ के प्रॉक्सी हैं शहबाज शरीफ, और उनको डाला गया है। और जिस तरह से नवाज शरीफ की बेटी अभी पंजाब प्रांत में मरियम नवाज वहाँ लगी हुई हैं, तो ये जो समय है, यदि आप देखेंगे जो स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स हम कहते हैं, तो ये आपने शहबाज शरीफ के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है कि वो कश्मीर के बारे में बार बार क्वेश्चन उठाते हैं। ये हर एक जितने हुक्मरान 1947 से लेकर आज तक देखिए, जब भी कुछ होता है तो कश्मीर की राग अलापते हैं, और इसके अलापने के कारण भी हमारे कुछ पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुए हैं। कभी कश्मीर 47 जिस दिन आज़ाद हुए उसके बाद ही हुई, इंडियन आर्म फोर्सेस वहाँ लैंड की श्रीनगर में, हम मुछरवाड़ा तक पहुँच रहे थे तो आपने उसको रोक दिया और आप यूएन में चले गए। यूएन में जाने के बाद आप किसी भी चार्टर पे गए तो क्योंकि ये तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आपके हिस्से में आया था कि भाई हमें बचाओ और हम भारत की यूनियन के साथ आना चाहते हैं, मगर हम इतनी बड़ी मिस्टेक, और यही जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक, और इसी की बात करते हैं, भारत अभी भी एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक मैं मानता हूं कर रहा हूं। जैसे चाइना या अमेरिका कहता है ग्रीनलैंड ले लेंगे, पनामा हमने बनाया तो हमारा कंट्रोल, तो हमें मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एज ए मिलिट्री मैन, बिकॉज मैं सोचता हूँ ये हमारा हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी अपने संगीतों, अपने गानों में तो लिख गए कि अखंड भारत को, खंडित भारत को अखंड बनाएंगे, मगर हम पॉलिटिकली चीज़ों को नहीं करते। हाँ, 5 अगस्त 2019 में पहली बार मैंने सुना, इसके पहले एक रेफरेंडम आया था कि ये हमारा हिस्सा है।
हमारे में हमने 5 अगस्त को पहली बार ये कहा पीओके तो लेना ही है और हम इसको लेंगे ही, और उसमें हम अक्साई चीन भी हमारा है, जो हम पीओके की बात करते हैं सस्काम वैली भी हमारा है। तो ये उनके बातों में कोई दम नहीं है। कश्मीर आप आर्टिकल 370 या 35A के जाने के बाद और जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें बदल रही हैं, हमने तो कोई नहीं है, आज तो उमर अब्दुल्ला साहब भी वहाँ के सीएम है, तो वो जो बात करना है वो तो यदि आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात है तो मुस्लिम ही है, मगर बात यह है कि वो तो सपने में भी छोड़ दें। हाँ, अभी बात होनी चाहिए पीओके। यदि आपका क्वेश्चन मेरे से होता कि तो मैं ज़्यादा खुश होता कि पीओके कैसे आएगा हमारे साथ। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिकली लेकर आएंगे, पॉलिटिकली भी ले आएंगे, मगर हमारे पास दम होना चाहिए कि जिस तरह से ज़रूरत पड़े तो हम इसको खींच के लाएं। गिलगिट बल्तिस्तान उससे भी बड़ा है। लेकिन सर, राजनाथ सिंह का मैं जिक्र करता हूं, देश के रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से भी पिछले दिनों कहा गया कि पीओके को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रयास कब तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि मैंने भी बातचीत करने की कोशिश की थी राजनाथ सिंह से, हालांकि इंटरव्यू लाइनअप चुनाव के वक्त नहीं हो पाया, आगे हम ज़रूर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पीओके को लेकर जो प्रयासरत बार बार वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या लगता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में ये चीज़ें संभव हो पाएंगी? देखिए, आप 2-3 तरीके होते हैं किसी चीज़ को करने का। एक तो हार्ड वे इज़ द मिलिट्री वे, ठीक है। जैसे रशिया कहता था कि ये पूरा लुहांस्क डोनेस्क जो बात करता है ना, जब ये तो हमारा है क्योंकि रशियंस वहाँ रहते हैं, और यूक्रेन हमें से कट के गया था तो ये हमारा इलाका है। और वो बाई फोर्स उसने बहुत ट्राई किया, सब तरीके नहीं हुआ तो 2022 में उसने कहा कि नहीं हम करेंगे। ये चीज़ एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इसको जियोपॉलिटिकली देखें, और तीसरा तरीका है जो कि बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरी चीज़ देखिए, बलूचिस्तान के अंदर में लोग अभी बलूचिस्तान को छोड़ रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं, पीओके के अंदर में अनरेस्ट है। जब सिंध में इवन आपका जो सराकी मूवमेंट्स शुरू हुआ है पंजाब में, वो जो सराकी एरिया है वो कहते हैं कि हम तो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एक मेथड ऑफ ऑप्शन है, बट मिलिट्री ऑप्शन इज़ द हार्ड वे ऑफ डूइंग इट। जैसे मैं फिर आपको देता हूँ, वो कहता है कि लद्दाख हमारा है। चाइना क्या क्लेम है? वो तो यही करता है ना। वो अभी लद्दाख में 2 के कुछ इलाके को भी अपने काउंटी बना दिया उसने। जो अक्साई चीन की 2 काउंटी है, जो लद्दाख का हमारा 62 के बाद का भी इलाके को वो अपना बोलना लगा। उसी तरह बोलता है कि हमारा पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये नैरेटिव है। और कब शुरू हुआ? 86 में शुरू हुआ पहली बार अरुणाचल प्रदेश की बात। पहले नहीं हुआ था। एक एम्बेसडर साहब होते थे, चाइनीज एम्बेसडर, उन्होंने एक बार कहा कि अरुणाचल हमारा, अब हम उसकी बातें करते हैं। तो नैरेटिव आप बनाएं। नैरेटिव के अलावा राजनाथ सिंह साहब बहुत बार बोले हैं, और मेरे ख्याल से ऐसे नहीं, उनके बातों में बहुत दम है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पीओके के लोग गिलगिट बल्तिस्तान, मैंने लड़ाई लड़ी है, कारगिल की वॉर, मैं तो पाकिस्तान के अंदर लड़ा हूँ, और मैं कमांड ऑफ कर रहा था। और एनएलआई के साथ हमारी इंटरेक्शन, जब वो क्योंकि उनके जवान पकड़े गए थे, हम उनके डेड बॉडीज लेके आते थे, तो हमारी जब बातचीत होती थी तो वो कहते थे हम तो तैयार हैं आपके साथ आके मिलने के लिए, मगर आपको कुछ और एक्टिवली करना पड़ेगा। तो ये जो इनकी अब धीरे धीरे चीज़ें बदल। देखिए, यूएन की फोर्स होती थी वहाँ ऑब्जर्वेशन, भारत ने उसको निकाल दिया कश्मीर से। चीज़ें ऐसे नहीं कि केवल 71 हुआ और हमारा इलेक्शन हुआ, हम भी हार्ड डिसीजन। अब जैसे इजराइल कहता है कि हम तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मानते ही नहीं, वो तो बोलता है कि नहीं हम आने ही नहीं देंगे उनके। भारत ये टफ स्टैंड ले सकता है, पर भारत, क्योंकि देखिए वहाँ के लोग भी तैयार होने चाहिए। लोग तैयार हैं आज के दिन में, तो ये तैयारी पहले नहीं थी। ये चीज़ें बदली हैं कुछ सालों में। मिलिटरली यदि ज़रूरत होगा, और जिस तरह से यह लिबरेट हुआ ना बांग्लादेश लिबरेट होकर के भारत के साथ भी मिला सकते थे, क्योंकि भारत का हिस्सा है ना। यदि मेरे नैरेटिव में जाएं, बांग्लादेश तो हमारा है भाई। आप बांग्लादेश बोलें या ईस्ट पाकिस्तान बोलें, हमारे से काट के दिया गया था। और मेरे खुशी से नहीं, मेरे बाप दाओं की खुशी से नहीं गया था। उसको किसी ने डिज़ाइन
इंडिया को बांटने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में करने के लिए वो करके गया। तो मैं उसके साथ नहीं हो सकता। आज कोई भी जस्टिफाई करे, मैं एज ए मिलिट्री मैन नहीं जस्टिफाई करता इन चीज़ों को। आप कहेंगे कि हाइडलाइन इथोपियन आइडियाज़ नहीं है, आइडियाज़ ऐसे ही होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, तो ये पागल नहीं है, उनके डिज़ाइन है। अलास्का, आपको पता होगा, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कनाडा के साथ लगता, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं था। वो उन्होंने 1886 के आसपास उन्होंने खरीदा है, और रशिया ने बेचा है उसको। तो आप उसको पाकिस्तान बेचे, हम बेच कर खरीद सकते हैं कैसे? हमारे ही धरती से, यदि हमारा कहते हैं पीओके हमारा है, तो धरती से चाइना ने सी पैक बनाया है, मगर सी पैक को हमने 2015 में भी मैं ही बोलता था, किसी हालत में वो नहीं बना पाएगा। अब आप देखिए, पूरा का पूरा डिस्टर्ब है, पूरा उसकी इकॉनमी, उसके 65 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो ये सरासरी भीख मांगे ज़्यादा जा करके, जो भी अरब कंट्रीज़ हैं मुस्लिम वर्ल्ड से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो उनकी बातों में कोई दम नहीं है, अब कोई नहीं सुनता उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपने इन सब चीज़ों को बताया, बातें हमारे साथ की हैं। तो के सिन्हा साहब वाकई सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी हो गई है कटोरा लेके दूसरे देशों में भीख मांगना, अरब कंट्रीज़ में जाना। हालांकि पाकिस्तान की बातों में दम नहीं होता, ये दुनिया समझ चुकी है। और पीओके के लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, हालांकि जो गवर्नमेंट की तरफ से रणनीति बनाई जाती है वो बताई नहीं जाती, लेकिन हाँ, कुछ तस्वीर जो होती है वो रक्षा विशेषज्ञ हमें ज़रूर दिखा देते हैं, जैसे के सिन्हा साहब ने हमें दिखाई है। अगले एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, कई सारी बातचीत होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।